नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए CDP के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या सीखने की विधियाँ, या फिर सीखने में स्थानांतरण, या सीखने में पठार, या फिर सीखने में रुचि। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, या फिर रेखा चित्र। तो क्या कहलाता है? तो आपका है ऑप्शन फर्स्ट, स्तंभाकृति। प्रश्न संख्या 4, डैश डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। क्या पिछड़े बालक में, या फिर प्रतिभाशाली बालक में, या फिर मानसिक रूप से पिछड़े बालक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस में होती है? प्रतिभाशाली बच्चों में और अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो क्या है? निर्माणात्मक है, योगात्मक है, और CCE है। क्या है? ये तीनों आपके मूल्यांकन के प्रकार हैं। कह रहा कौन सा नहीं है? तो आपका मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 6, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। क्या निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण अभिविन्यास, या फिर निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो उनके पास क्या होता है? उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। प्रश्न संख्या 7, इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है? किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बनाना मदद नहीं मिलती है? यानी कि किस कार्य से समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा, मतलब समस्या को सॉल्व करने में मदद नहीं मिलती है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। बस क्या होता है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। बिल्कुल क्या है, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा कोई कार्य कर रहा है उसे हम लोग परिपूर्णता की अपेक्षा करेंगे, यानी बच्चा कोई गलती ही नहीं करेगा तो कार्य को सीखेगा कैसे? कार्य करेगा तो गलतियाँ तो होंगी। बच्चे से हम डायरेक्ट परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। बिल्कुल। मुक्त खेल के लिए भी समय देना। ठीक है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर क्या है? उपलब्ध कराना। क्या है? उपलब्ध कराना। तो आपका जो है कह रहा है मज़ेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है। तो क्या है? आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशल की बात कर रहा है। ये डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने में समस्याएं क्रिएट होती हैं, ये क्या होता है? डिसलेक्सिया। ठीक है, इसमें बच्चा सा को वाज और वाज को सा पढ़ लेता है। ठीक है, ऐसे बच्चा 12 और 21 में अंतर नहीं कर पाता। ये क्या है? सब डिसलेक्सिया के लक्षण है। ठीक है। सेकेंड बोल रहा है डिसकैलकुलिया, एक है गणन संबंधी यानी कैलकुलेशन संबंधी समस्या है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसको? गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है डिस्प्लेक्सिया। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, अधिगम निर्योग्यता फर्स्ट है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, या फिर एक स्थिर अवस्था है, या फिर एक चर अवस्था है, या फिर जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो क्या है? अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक चर अवस्था है। प्रश्न संख्या 10, इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है? तरह किसके अतिरिक्त यानी समस्या समाधान
समस्या समाधान प्रक्रिया के क्या है जो चरण होते हैं, इनमें से कौन सा है जो समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो क्या है? परिणामों की आशा करना। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, ये सब क्या है? समस्या समाधान के चरण हैं। प्रश्न संख्या 11। एक प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुयोग्य बनाता है जो है क्या नियामक है या फिर समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है या खोज को प्रोत्साहन देता है? तो क्या करता है? वो खोज को प्रोत्साहन देता है। कह रहा है, बात कर रहा है किसकी? प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुयोग्य बनाना चाहता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। प्रश्न संख्या 12। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता है कि, ध्यान दीजिएगा, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। कह रहा है केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। गलत है। ठीक है। सेकंड कह रहा है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। बिल्कुल, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुकरण है या प्रशंसा एवं निंदा है, प्रतियोगिता है या ये सभी? तो सीखने की प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, अनुकरण से भी प्रभावित होता है, प्रशंसा करने और निंदा करने से भी, प्रतियोगिता से भी, तो क्या इन सभी से प्रभावित होता है। इसलिए आपका ऑप्शन 4 ये सभी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तिगता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या उपरोक्त सभी? कह रहे बालक को सीखने में प्रेरणा किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो क्या है? आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इन सभी रूपों में माना जाता है। प्रश्न संख्या 15। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। क्या मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर क्षीण बुद्धि? तो क्या माना जाता है? 90 से 100 के बीच जिसकी बुद्धि लब्धि होती है क्या होते हैं? सामान्य बालक होते हैं। प्रश्न संख्या 16। हाल का सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है? हाल का सिद्धांत, ठीक है, कहेंगे हल का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका का, या फिर मूल्यों का विकास का, या फिर किशोरों का मनोविज्ञान? तो हल का जो सिद्धांत है किसकी व्याख्या करता है? किशोरों के मनोविज्ञान का व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? ठीक है, तो अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या निर्धारण? क्या बाधित नहीं करता है? तो क्या बाधित नहीं करता है? आपका अंतर्दृष्टि, इनसाइट। प्रश्न संख्या 18। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वो क्या कर रही है? ध्यान दीजिएगा। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित यानी पहले से पढ़े हुए पाठ को जोड़ते हुए बच्चों को सारांश यानी कहानी लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों को पाठ समझने की स्वर शैली को विकसित करने में सहायता कर रही है, या फिर वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं है। वह आकलन के दृष्टिकोण से विषय वस्तु को पुनर्बलित कर रही है, पुनर्बलित भी नहीं कर रही है। फोर्थ, वह बच्चों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है। तो क्या है? आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए सारांश लिखना सिखा रही है, तो वो क्या कर रही है? बच्चों को पाठ समझने की जो स्वर शैली है विकसित करने में क्या है? मदद कर रही है। प्रश्न संख्या 19। कह रहा बुद्धि है क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, या फिर एक अकेला जाति विचार, या फिर दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता, या फिर एक विशिष्ट योग्यता? बुद्धि क्या है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। प्रश्न संख्या 20। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश का काल है, कम महत्वपूर्ण है या फिर अमहत्वपूर्ण है, या फिर अति संवेदनशील, या फिर निरपेक्ष है?
तो क्या है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल जो होता है अति संवेदनशील काल होता है। प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अल्बर्ट बंडूरा की बात हो रही है, किसकी? अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बंडूरा के अनुसार बात कर रहे हैं, गलत है। बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, बिल्कुल। बंडूरा किसकी बात करते हैं? तो बंडूरा जो है मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण की बात किए थे, इसलिए बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण क्या है, एक मुख्य तरीका बंडूरा मानते हैं। प्रश्न संख्या 22, निगनात्मक तर्कड़ा में शामिल है, क्या है? सामान्य से विशिष्ट तर्कड़ा, या फिर विशिष्ट समान की ओर, या फिर ज्ञान का सक्रिय निर्माण पुनर्निर्माण, या फिर अन्वेषक सीखना, स्वतः खोजपरक संबंधित पद्धतियाँ बताना है। तो आपका क्या है, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। निगनात्मक तर्कड़ा में क्या शामिल है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। प्रश्न संख्या 23, सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो क्या होती है? 85 से कम। प्रश्न संख्या 24, कह रहा है प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह क्या दर्शाता है? यह अनुसंधान आधारित धारणा है, गलत है। लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, बिल्कुल। क्या है? यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है कि लड़कियां क्या है, गणित में कमजोर हैं। प्रश्न संख्या 25, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों को पालन न करने पर दंडित करना, फिर अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, या फिर प्रयुक्त सभी। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो आपका क्या है? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य का स्थापन। प्रश्न संख्या 26, मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या आध्यात्मिक मूल्य, यनकेन प्रकारण धनार्जन का मूल्य, या फिर नैतिक मूल्य, या फिर सांस्कृतिक मूल्य? तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। मूल्य के वर्गीकरण में जो सम्मिलित नहीं है आपका यनकेन प्रकारण धनार्जन का मूल्य। प्रश्न संख्या 27, लॉरेंस कोलोबर के सिद्धांत में से कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करते हैं? यानी कौन सा स्तर है जो नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाती है? तो कौन सा स्तर? थर्ड, स्तर फोर्थ, स्तर फर्स्ट, या फिर स्तर सेकेंड? तो किस स्तर की बात कर रहा है? तो आपका क्या है? आपका स्तर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ये तो क्या है? सही है। नेगेटिव की बात कर रहा है कि कौन सा सही नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कह रहा है बच्चे बताई गई बातों को विद्यालय में स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि क्या है, कुछ भी हो। क्या है? ये क्या है आपका? कह रहा है कि समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि बताई गई बातों को स्वीकार करना, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो ये क्या सही नहीं है। प्रश्न संख्या 29, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह उदाहरण है क्या? वाचिक अधिगम का, या फिर प्रेक्षण अधिगम का, या फिर कौशल अधिगम का, या फिर अधिगम अंतरण का? तो ये किसका उदाहरण है? ये आपका प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 30 और आज का लास्ट प्रश्न, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश करना चाहिए। क्या सघन अभ्यास करना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, फिर सभी पाठों को व्यवस्थित दोहराना चाहिए, फिर विद्यार्थी और अभिभावकों की उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए? तो कह रहा है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या है? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, बिल्कुल। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में डेली प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहिए, जो कि आपके टाइम मैनेजमेंट को, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।